कल उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है। सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य तेजी के साथ में विकास कर रहा है और सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को सरकार पूरा करने में जुटी हुई है। सीएम ने आगे कहा कि देवभूमि से प्रधानमंत्री मोदी का विशेष लगाव है, तो वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लगभग पूरा हो चुका है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी काम जारी है। इसके साथ ही राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस से पहले आज देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर मुख्यमंत्री ने झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून नगर निगम की स्ट्रीट लाइट की शिकायत के लिए बनाए गए QR स्कैनर का भी शुभारंभ किया। स्ट्रीट लाइट खराब होने पर कोई भी इसे स्कैन कर शिकायत दर्ज कर सकता है। स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और कल से हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में जा रहे हैं। इसलिए सभी लोग इस स्वच्छता के अभियान में भी सहभागी बने। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स की तारीख तय हो चुकी है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की सहमति मिल चुकी है। वहीं टेक्निकल टीम भी बन चुकी है। अब जल्द ही टेक्निकल टीम सभी जगह का दौरा करेगी और उत्तराखंड में पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन होने जा रहा है और 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स होंगे। को लेकर लगातार अधिकारी भी मौके पे निरीक्षण करने भी जा रहे हैं, देखने भी जा रहे हैं और निश्चित रूप से संबंधित फेडरेशन के DOCs भी जो है संबंधित मौके पर जो है जहां जो गेम आयोजित होने, चाहे वो स्विमिंग का हो, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो अन्य गेम्स का हो, वो देखने जा रहे हैं और जो उनको लगता है कि भाई इसमें और भी ये चीज कराई जानी चाहिए तो उसको लेकर उनके सुझाव भी आ रहे हैं, जिसको लेकर हम लोगों ने काम भी करना है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव और ओबीसी आरक्षण का पेंच फंसा हुआ है। हाईकोर्ट के मुताबिक ओबीसी आरक्षण के हिसाब से चुनाव होने चाहिए। सरकार 2011 की जनसंख्या में चुनाव की बात कर रही है और दोनों बातें एकदम अलग अलग हैं। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ओबीसी आरक्षण की मांग के साथ 30 साल पहले उत्तराखंड आंदोलन हुआ। 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाएगा, लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद भी ओबीसी आरक्षण मुद्दा बना हुआ है। निकाय चुनाव का पेच इसी को लेकर फंसा हुआ है। ओबीसी आरक्षण का फायदा सिर्फ उत्तराखंड के ओबीसी को मिले, किसी दूसरे राज्य के ओबीसी को नहीं। इसे देखते हुए सरकार साल 2011 के आधार पर चुनाव कराने की बात कह चुकी है। वहीं हाईकोर्ट का कहना है कि इस बार के निकाय चुनाव में साफ साफ ओबीसी आरक्षण का निर्धारण होना चाहिए और चुनाव में ओबीसी को उसका हक मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि सरकार अपनी बात पर कायम रहेगी या हाईकोर्ट के आदेश को ना मानना पड़े, इसके लिए कोई अध्यादेश लेकर आएगी। स्पष्ट ये है कि हम लोग जनसंख्या 2011 को आधार मान रहे हैं। एक, जहां आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारा एकल आयोग जस्टिस BS वर्मा की अध्यक्षता में जो बना था, उसकी रिपोर्ट हमने यानी सरकार ने स्वीकार कर ली है। कैबिनेट ने उसको स्वीकार कर लिया है, पास कर लिया है। अब चूंकि उसको राज्यपाल जी के पास भेज दिया है, जहां से ही वहां से अध्यादेश का ये रूप लेगा तो हम उसके आधार पर चुनाव की तरफ बढ़ेंगे।
दिसंबर में निकाय चुनाव के दावे के साथ शहरी विकास मंत्री दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, जबकि दिसंबर के पहले हफ्ते में निकाय का कार्यकाल पूरा हुए 1 साल हो जाएगा। 1 साल में सरकार ओबीसी आरक्षण का पेच नहीं सुलझा पाई। प्रवर समिति भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। यही वजह है कि ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट का आदेश टिकेगा या फिर सरकार का स्टैंड, ये साफ नहीं है। आप जनसंख्या आप 2011 की लेना चाहेंगे और आरक्षण आप करेंगे कि जो आपकी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, तो वो कमेटी किस हिसाब से रिपोर्ट दे रही है? कौन सा सर्वे उन्होंने ओबीसी का कर दिया है? 14% के लगभग यहाँ ओबीसी आते हैं, उसमें आपका अभी तक क्लियर नहीं कि क्या आप करेंगे। अध्यादेश के जरिए आप इसको करना चाहेंगे या विधानसभा का विशेष सत्र आप बुलाएंगे? कब ये पास होगा, कब आप उसको आपके गवर्नर दस्तखत करेंगे, कब ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? फिलहाल निकाय चुनाव और ओबीसी आरक्षण पर सरकार का स्टैंड ही साफ नहीं है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण की मांग से निकले उत्तराखंड में ओबीसी पर कंफ्यूजन बरकरार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में 2 विदेशी नागरिकों को ठहराकर पुलिस को जानकारी न देना होटल संचालक को भारी पड़ गया। LIU की शिकायत पर हरिद्वार कोतवाली में भूपतवाला स्थित स्काई हाइट्स होटल के मैनेजर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मैनेजर संजय कुमार पर फॉरेनर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जून महीने में स्काई हाइट्स होटल में नीदरलैंड और लिथुनिया के 2 नागरिक होटल में रुके थे और नियमों के मुताबिक होटल के स्टाफ को विदेशी नागरिकों के होटल में रुकने पर 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचना देनी होती है। जांच में सामने आया कि होटल स्टाफ की ओर से इसको छुपाया गया था। हरिद्वार के लक्सर में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने वाले आरोपी सलमान को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि गुरुवार को देहरादून से लखनऊ जा रही वंदे भारत ट्रेन पर लक्सर रेलवे स्टेशन के पास सलमान ने पथराव किया और ट्रेन में मौजूद गार्ड ने इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद में लक्सर रेलवे स्टेशन की आरपीएफ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सलमान को हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर सलमान ने ट्रेन पर पत्थर फेंकने की बात कबूली है। आरोपी लक्सर के खड़ंजा गांव का रहने वाला है। ट्रेन पलटाने की साजिशों के बाद हरिद्वार के लक्सर में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर बरसाने का मामला सामने आया है। आरपीएफ पुलिस ने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर बरसा रहे एक 22 साल के सलमान नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। कंट्रोल रूम के जरिए आरपीएफ को जानकारी मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पास आरोपी वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर बरसा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको गिरफ्तार किया और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पकड़ा गया आरोपी पास के ही खड़ंजा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। राज्य में छात्र संघ चुनावों का मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया है। अब चुनाव कराने को लेकर एबीवीपी हाईकोर्ट पहुंची है और हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के खिलाफ एबीवीपी ने रिव्यू याचिका दाखिल कर दी है और 12 नवंबर को मामले में सुनवाई होगी। हालांकि अगर हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो संगठन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि पिछले आदेश में संशोधन कर चुनाव कराया जाए। क्योंकि हमारी मांग ये है कि लिंग 2 के अनुसार 8 हफ्ते के अंदर चुनाव हो सकता है और अगर 24 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया चली है तो 24 दिसंबर तक भी लिंग 2 के अनुसार चुनाव हो सकता है। लेकिन उस जियो को चेंज करने की उसमें ज़रूरत थी। जो कोर्ट ने उस जियो का एज इट इज़ रखा उसको हम चैलेंज करते हैं। रुड़की के मोहल्ला इस्लाम नगर से पंजाब पुलिस की टीम एक महिला को गिरफ्तार करके पंजाब ले गई। महिला पर 2 साल की बच्ची की हत्या करने का आरोप है। दरअसल 17 अगस्त 2024 को पंजाब के मोहाली में किराए पर रह रही महिला पर अपनी सौतेली 2 साल की बच्ची की हत्या करने का आरोप था और बताया जा रहा है कि महिला ने बच्ची की पीट कर हत्या कर दी थी और उसके बाद रुड़की आकर रहने लगी थी। वहीं पंजाब पुलिस ने अब महिला को गिरफ्तार कर लिया। अब से एक पुलिस टीम वहां हुई एक बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के संबंध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना और साक्ष्य संकलन के क्रम में रुड़की आई थी, जहां स्थानीय पुलिस के द्वारा उनकी अपेक्षा के अनुरूप आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया
और यहाँ से वो एक घटना में जो वांछित अभियुक्ता है उसको हिरासत में लेकर गए हैं। हरिद्वार के जगजीतपुर और कनखल क्षेत्र में जंगली हाथियों की आवाजाही पर रोक नहीं लग पा रही है। अब आलम यह है कि हाथी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर तक घुसने लगे हैं। आज सुबह के वक्त एक जंगली हाथी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी परिसर में चहलकदमी करता हुआ नजर आया। हाथी यूनिवर्सिटी के गेट से दाखिल हुआ और पूरे परिसर में घूमता हुआ दूसरे गेट से बाहर निकल गया। जंगली हाथी को देखकर वहां मौजूद कर्मचारी और छात्र सहम गए। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव किस तरह से धीरे धीरे आपके आसपास की चीजों को प्रभावित कर रहा है, इसका उदाहरण है सांप के काटने और भालुओं के हमले की बढ़ती घटनाएं। इन घटनाओं का ग्लोबल वार्मिंग का क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में सांप और भालू के हमलों की घटनाओं में तेजी आई है। सबसे ज्यादा मौतें अगर हुई हैं तो सांप के काटने से हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सांप की। पिछले 5 सालों में सांप के काटने से 125 लोगों की मौत हुई, जबकि 514 लोग घायल हुए। वो भी तब जबकि यहाँ पर विषैले सांपों की कम प्रजातियां पाई जाती हैं। सांपों पर लंबी रिसर्च कर चुके भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक रमेश चिन्नास्वामी ने इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को कारण माना। उनका कहना है कि सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, लिहाजा ठंड से बचने के लिए सर्दियों में सांप बिलों में घुस जाते हैं। लेकिन तापमान बढ़ने के कारण अब सांप सर्दियों में भी एक्टिव मोड में नजर आते हैं, लिहाजा उनके द्वारा काटे जाने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। उसका टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया है, इसलिए वो विंटर का समय पे भी वो एक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए वो ह्यूमन स्नेक नेगेटिव इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का यही प्रभाव भालुओं पर भी देखने को मिल रहा है। विंटर सीजन में नवंबर से मार्च तक भालू का हाइबरनेशन पीरियड माना जाता है, यानी इस समय में भालू शीत निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन अब भालुओं का शीत निद्रा में जाने का समय भी कम हो गया है, यानी कि उनको अब उस सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है जो उन्हें शीत निद्रा में जाने को मजबूर कर दे। हालत ये है कि अब पूरे 12 महीने भालू इंसानी बस्तियों के आसपास दिखाई देते हैं। तो अभी पहले से 5 महीना था उनका हाइबरनेशन, अभी तो वो 2-3 महीना तक कम हो गया है। इसका मतलब दिसंबर और जनवरी में भी हम भालू को देख सकते थे, वो घूम रहा है इधर उधर, वो हाइबरनेशन में विंटर स्लीप में वो नहीं चल रहा है। इसके वजह से उनका एक्टिविटी बढ़ गया है, इसलिए विंटर में भी वो ह्यूमन बेयर कॉन्फ्लिक्ट अभी ज्यादा हो रहा है। उत्तराखंड में भालुओं के हमले में पिछले 5 सालों में 9 लोगों की मौत हुई है, तो 341 लोग बुरी तरह से घायल हुए। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग न सिर्फ मनुष्य को बल्कि उसके चारों ओर रहने वाले जीव जंतुओं को भी प्रभावित कर रहा है। ये आंकड़ा सिर्फ सांप और भालुओं का है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में ग्रीन जोन हटाने की मांग तेज हो रही है। स्थानीय लोग स्वरोजगार के लिए बद्रीनाथ धाम में होटल और साथ ही लॉज का निर्माण कराना चाहते हैं, जिसके लिए ग्रीन जोन हटाने की मांग हो रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों ने बिना किसी शर्त के मास्टर प्लान के कार्यों के लिए अपनी भूमि, होटल, मकान सब दे दिया है। लेकिन प्रशासन ने कुछ इलाकों को ग्रीन जोन में रखा है, जिससे इस इलाके में मकान, होटल या लॉज बनाने पर फिलहाल रोक है। स्थानीय लोगों की मांग है कि ग्रीन जोन की जमीन पर व्यवसाय के लिए प्रयोग में लाने की मंजूरी मिले, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। बद्रीनाथ धाम को, पूरे बद्रीनाथ धाम को ग्रीन जोन तो नहीं बनाया जा रहा, लेकिन कुछ स्थान उन्होंने चयनित किए हैं। वहाँ के मूल निवासियों ने, स्थानीय निवासियों ने अपनी भूमि को प्रधानमंत्री महोदय के ग्रीन ड्रीम प्रोजेक्ट की वजह से अपनी भूमि शहर से दी। उस वक्त न उन्होंने भूमि के बदले भूमि की मांग की, न भूमि के बदले नौकरी की मांग की। लेकिन अब जो उनकी भूमि बची है वो ग्रीन जोन में आ रही है, जिससे वो बेरोजगारी के स्तर पर आ गए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में कुछ मकानों के तहत
बद्रीनाथ धाम में अतिक्रमण न हो और धाम की सुंदरता बनी रहे, इसके लिए कई इलाकों को ग्रीन जोन में रखा गया है और स्थानीय लोगों की मांग पर शासन को लेटर भेजा गया है। तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि साहब वो उनकी निजी नाव भूमि भी उसमें है, जिसमें क्योंकि बद्रीनाथ एक कमर्शियल और आध्यात्मिक जगह है, तो उनका ये कहना है कि साहब हम इसको कमर्शियल पर्पस से भी यूज करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो ग्रीन जोन में चिन्हित है तो वो चीज़ उनके आड़े आ रही है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा लगातार बढ़ रही है और लाखों की संख्या में यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार की आशा है और ग्रीन जोन लोगों के सपने पर पानी फेर रहा है। देखना होगा इस पूरे मामले में शासन क्या फैसला लेती है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सोमवाल की रिपोर्ट। पौड़ी में नए पोस्ट मास्टरों की नियुक्ति पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। वहीं अब चयनित पोस्ट मास्टर की हिंदी में आवेदन पत्र नहीं लिख पाने का मामला सामने आया। दरअसल मंगलवार को प्रधान डाकघर पौड़ी में एक पोस्ट मास्टर ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा, जहां डाक अधीक्षक की ओर से ज्वाइनिंग के लिए पोस्ट मास्टर को एक आवेदन पत्र हिंदी में लिखने के लिए कहा गया। आधे घंटे बाद जब हिंदी में आवेदन पत्र अधिकारियों ने देखा तो सभी अधिकारी कर्मचारी सिर पकड़कर एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। हिंदी के आवेदन पत्र में कई गलतियां थी, जबकि पोस्ट मास्टर ने हरियाणा बोर्ड से हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में हिंदी में 95 नंबर पाए हैं। अब ऐसे में इस पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। डाक अधीक्षक पौड़ी ने मामले की रिपोर्ट डाक परिमंडल देहरादून को भेज दी है। हमें ये लगता है कि कैंडिडेट जो है उसका बोलना व्यवहार करना उचित नहीं है, तो उससे जैसे एप्लीकेशन लिखवा ली जाती है या लिखवा के ली जाती है, तो उसमें उनके द्वारा जो है जिस अनुरूप उनके अंक प्राप्त हुए हैं उसके अनुरूप उनका ज्ञान जो है दिखता नहीं, प्रदर्शित नहीं होता है। तो ये मामले जो है हमने परिमंडल कार्यालय को जो है भेज दिए उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ। देहरादून की ग्राफिक यूनिवर्सिटी में कल से 3 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जिसमें अमेरिका, सिंगापुर, नीदरलैंड, ताइवान के साइंटिस्ट शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च होने वाले कार्बन पॉल्यूशन को कम करने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस विषय पर मंथन होगा कि रॉकेट और सैटेलाइट के लिए क्लीन फ्यूल इस्तेमाल में लाया जाए। का जो इंडिया चैप्टर है वो और ग्राफिकेरा मिलके इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे करा रहे हैं और इसका विषय जो है आईसी इंजन्स प्रोपल्शन एंड कंबस्चन है। कल उत्तराखंड राज्य को बने 25 साल हो जाएंगे, लेकिन हरिद्वार जिले के 3 गांव के डाक खाने आज भी यूपी के बिजनौर के पिन कोड पर चल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार जिले के लाल ढाका, गेंडी खाता और मीठी बेरी गांव उत्तराखंड बनने से पहले बिजनौर जिले के अंतर्गत आते थे। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य बना और इन गांवों को भी उत्तराखंड में शामिल किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आने से इन गांवों की पहचान तो बदली, लेकिन 24 साल बाद भी इनके पिन कोड नहीं बदल पाए हैं। यहाँ के तीनों पोस्ट ऑफिस बिजनौर जिले से संबंध है, जिसकी वजह से यहाँ डाक सीधी न पहुँचकर बिजनौर जिले के नजीबाबाद से घूम कर आती है। अगर कोई जरूरत दस्तावेज डाक खानों में अटक जाए तो लोगों को बिजनौर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के युवाओं को है, जो ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में भी होम डिलीवरी का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ का यूपी का पिन कोड है 246763। तो पहले कोई चीज़ मंगाना तो नजीबाबाद जाती है, उसके बाद वहाँ से आती है गंडी खाते में। पता नहीं जी, तो पिन कोड चेंज नहीं हो पाया है यहाँ हरिद्वार का। तो आपके गांव के लोगों को क्या समस्या होती है इससे ये होती है कि समय पे डाक नहीं मिलती या कुछ मंगाना हो पार्सल तो समय पे नहीं पहुंचता। तो यहाँ पर सर हमें वहीं पे जाना पड़ता है ना, श्यामपुर पे। यहाँ को कोई पिन कोड ही नहीं है, श्यामपुर पे जाना पड़ता है। हमें बहुत दिक्कत होती है ऑनलाइन शॉपिंग करने में। कहाँ का पिन कोड डालते हो फिर? ये हम हरिद्वार का डालते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो फिर बिजनौर पड़ गया ना, वहाँ से आता नहीं, फिर श्यामपुर में जाना पड़ता है हमें। डाक विभाग की ये लापरवाही पोस्ट ऑफिस स्टाफ के लिए भी जी का जंजाल बनी हुई है। यहाँ के पोस्ट मास्टरों को भी नजीबाबाद से डाक लानी पड़ती है और फिर गांव में चिट्ठी बांटी जाती है।
तीनों पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन बारी बारी नजीबाबाद से डाक लेकर आते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, हमें वहाँ से डाक भी लेने जाना होता है नजीबाबाद से, जो कि हमें काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से। तो अगर यहाँ से मतलब हरिद्वार से शिफ्ट हो तो ज़्यादा वो रहेगा, मतलब सही। टाइम टू टाइम डिलीवर तो हो जाती हैं, बट यह है मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है हमें, क्योंकि वहाँ जाने में पूरा दिन ही वेस्ट रहता है। कोरियर और ईमेल जैसे माध्यमों का चलन आम हो चुके हैं। अब ज्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस पर निर्भर नहीं हैं। हालांकि सरकारी तंत्र में आज भी पत्रों को भेजने के लिए डाक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में उत्तराखंड में शामिल होने के 24 साल बाद भी यहाँ की आबादी चिट्ठी पत्री के मामले में उत्तराखंड की नहीं हो सकी है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। पौड़ी के द्वारिखाल में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। द्वारिखाल के डाडा मंडी खेल मैदान में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में 14 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख द्वारिखाल महेंद्र सिंह राणा ने प्रतियोगिता में जीते खिलाड़ियों को सम्मानित किया। तीनों ने यहाँ पे मंचासीन अधिकारी जितने भी आप, मैं सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, सभी गुरुजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि जो बच्चे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बच्चे हमारे जिले लेवल पर, प्रदेश लेवल पे हमारे ब्लॉक का नाम रोशन करेंगे, और मैं उनके परिजनों को और सभी गुरुजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।